हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश का भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। तो मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। सो बच्चों देखो, हमारा जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आज इसका लेक्चर नंबर 3 हम देखने वाले हैं। तो अगर बात करें अभी तक तो देखो हमने एटॉमिक मॉडल्स थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर हमने अगर बात करें तो हमने थॉमसन का जो मॉडल था वो हमने देखा, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कई सारे नामों से जाना जाता है। इसके बाद फिर हमने देखा था रदरफोर्ड का मॉडल, जिसको सोलर सिस्टम मॉडल या सोलर प्लैनेटरी मॉडल इन सब के नाम से जाना जाता था। जैसे कि मुझे एक रफ आइडिया तो मिल ही गया था कि मेरा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहाँ कहाँ मिल रहा है, लेकिन उनमें लिमिटेशंस थी। अब उन लिमिटेशंस को देखो आगे और भी मॉडल्स दिए गए और उनके द्वारा उनको दूर किए गए धीरे धीरे करके, ठीक है, जिससे कि हमें एक ज्यादा अच्छा आइडिया मिल जाए कि भाई एक एटम के अंदर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ मिलते हैं। हालांकि देखो अगर बात करें यहाँ पे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिक्स है, वो तो एकदम जो आपका एटम उसके सेंटर में मिलता है यानी कि न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, सबसे बड़ा सवाल वही रहता था हमेशा कि इलेक्ट्रॉन कैसे मिले, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करोगे, तो ये सबसे बड़ा सवाल रहता था। तो आज ये सवाल काफी तक वैसे आपका जो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले रदरफोर्ड के बाद जो नेक्स्ट मॉडल दिया गया था यानी कि नील्स बोर के द्वारा मॉडल दिया गया, बोर्स मॉडल, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से सुनना समझना और वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। हम काफी सारी चीजें कंपेयर करेंगे, एक अच्छी स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको हर एक डाउट जो भी रहता है वो सारा क्लियर रहे। ओके, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, चलिए अगर बात करें हमारे पास, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बोर्स का जो मॉडल है, बेसिकली आज ही हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बोर्स मॉडल यानी जो रदरफोर्ड के बाद बेसिकली जो मॉडल दिया गया था वो था बोर्स मॉडल, ठीक है। उसने रदरफोर्ड की काफी सारी कमियों को दूर किया और काफी ऐसी चीजें बताई इस लाइक जो सिंपली बता पाना इजी नहीं था। तो इन्होंने काफी फॉर्मुलेज भी दिए थे, काफी थियोरेटिकल मॉडल दिया था काफी अच्छा वाला, जिसमें फॉर्मुलेज कंसेप्ट बहुत सारे भर भर के आएंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनना समझना, एक एक चीज को हम कोशिश करेंगे डायग्राम से समझने का, क्योंकि डायग्राम से समझोगे चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी, एक कंसेप्ट पता चलेगा कि हाँ भाई हमें पढ़ क्या रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। तो देखो अगर बात करें बोर्स में, देखो बोर्स एंड रदरफोर्ड के थोड़ा सा पहले हम कंपैरिजन करें। रदरफोर्ड के टाइम तक अगर मैं बात करूं तो हमें क्या पता है एटम के बारे में। रदरफोर्ड के टाइम तक अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड ने कुछ ऐसा एटम दिया कि मेरे पास बीच में तो क्या न्यूक्लियस है एटम का, एंड इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे, यानी कुछ इस टाइप का मॉडल है। यानी अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया तो बीच में तो क्या मेरे पास न्यूक्लियस है, जिसमें मेरे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, जो कि फिक्स है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपको पता है बहुत ज्यादा हाई न्यूक्लियर फोर्स होता है। जो आपकी नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। आपको पता है 4 टोटल फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसमें से अगर देखें तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बहुत छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन पे ऑलरेडी पॉजिटिव है एंड और भी बहुत सारे प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे। तो भाई अगर आपको पता है कि जो सिमिलर चार्ज है वो तो रिपेल करने चाहिए, लेकिन उस रिपल्शन के बावजूद भी एक ऐसा फोर्स जो इस रिपल्शन फोर्स को आगे निकल चुका है, उसे बहुत हद को ओवर काउंट कर चुका है एंड उसको प्रोटॉन्स सभी को बांध के रख रहा है। तो ऐसा फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस में होता है। इसके चारों तरफ क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये चीज थी। तो ये बात बेसिकली कहीं ना कहीं रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन रदरफोर्ड की कमियां क्या थी, पहली बार कमी तो यही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज करेगा, एनर्जी उसको निकलेगी एनर्जी, बिल्कुल बाहर, सिंपल बात है। अगर आपको मैं बोलूं कि यार किसी मैदान में जाओ और चार दम उसके से चक्कर लगाना स्टार्ट कर दो, कितनी चक्कर लगा लोगे, 1 2, मैदान बड़ा हुआ, चलो आपने ज्यादा पावर भी रही, चलो आप 5 चक्कर तक लगा लिए, आपने 6 चक्कर लगा लिए, पर उसके बाद एक टाइम पर आकर के थकोगे और बैठ जाओगे, है ना। और वही सेम बात इलेक्ट्रॉन भी करेगा, वो लगातार क्या करेगा, थकेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, तभी तो थकेगा। और ऐसे में क्या करेगा, थक करके एक जगह वो रुक जाएगा, बैठ जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में क्या अपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचते हुए जो है वो अपने न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, उसके अंदर जाके समा जाएगा और धीरे धीरे करके हमारा जो एटम है वो खत्म हो जाएगा। ये एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि एटम हमारा सारे स्टेबल है, कोई भी एटम खुद से नहीं मरता, सारे के सारे एटम्स नेचर में पाए जाते हैं। अगर मान लो कोई एटम खत्म हो रहा है ऐसे इस तरीके से अगर बात करें तो एटम खत्म हो जानी चाहिए, और ऐसा अगर देखा जाए तो हम या आप किसी का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अभी हम सब लोग हैं। इसका मतलब क्या है, एटम स्टेबल होता है, क्योंकि सब कुछ एटम से तो बना है, हम या कॉपी किताब जो भी आपको हवा वायु जो भी पता है सब कुछ एटम से तो बना हुआ माना जाता है। तो अगर एटम स्टेबल है तो सही, लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। इसके अलावा बात आ रही थी मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा ओवरऑल जो रेडिएशन यहाँ पे मिल रही थी, यानी यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे वहां पे कि आपके पास यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो स्पेक्ट्रम जो है आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मिलता है।
डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। यानी जब यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलता था, इस जो रेडिएशन, देखो यहाँ पर क्या है, लगातार क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करने वाला है, ठीक है। एनर्जी रिलीज मतलब कि रेडिएशन दे रहा है, ठीक है। और जो रेडिएशन आपको मिलना चाहिए था वो असल में आपको लगातार मिलना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लगातार एनर्जी रिलीज करेगा हिसाब से, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपको कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था, लगातार मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो मिलता है आपको डिसकंटिन्यूअस मिलता है, यानी टुकड़ा में मिलता है, मतलब पहले मिलेगा स्पेक्ट्रम, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो ये सारी कमियां थी जो बेसिकली रदरफोर्ड में देखी गई थी, और हर एक कमी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी एक्जैक्टली कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस कौन सा था, ये भी हम देखेंगे। एंड इसके साथ ही जो हमारा नील्स बोर है वो कैसे उनको एक्सप्लेन करने वाला है वो भी हम देखने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है बोर्स का मॉडल, क्योंकि वो रदरफोर्ड की बहुत सारी कमियों को दूर करता है और एक नया आइडिया देता है काफी सारी चीजों को लेते हुए। ओके, तो चलिए सबसे पहली बात तो देखो बोर्स मॉडल में जो आपको ध्यान रखने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पहली बात है कि जब बोर था ना, उसने एक्सपेरिमेंट किया किसको ध्यान में रखते हुए, हाइड्रोजन को लेते हुए, यानी इसने हाइड्रोजन को ध्यान में रखते हुए अपना मॉडल दिया था। यानी मॉडल इज फॉर दिस मॉडल इज फॉर हाइड्रोजन एटम। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस, ठीक है, ये वाली बात है। ओके, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप जेईई नीट की भी तैयारी करो ना, ये लाइन ऐसी है जो आपको वहां पर पक्के तरीके से 4 नंबर दिलवाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, पहली बात है बोर्स मॉडल किसके लिए दिया गया था, हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। यानी कि देखो हाइड्रोजन एटम की खास बात क्या है, हाइड्रोजन एटम को अगर मैं बनाऊं तो उसकी खास बात है क्या, हाइड्रोजन में बीच में क्या होता है, मेरे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन, या अदर्स के लिए बात करें तो न्यूट्रॉन भी हो, लेकिन सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहां पर क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एटम्स जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसकी हम बात करने वाले होंगे, ठीक है। यानी हाइड्रोजन क्या एक एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस में अगर देखा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन अगर बात करें तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। उनके बारे में हम सब कुछ देख सकते हैं, वो एक ही जगह पर रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन की है, इसकी पोजिशन, इसकी वेलोसिटी, इसकी एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो ये सारी बातें बोर्स मॉडल हमें बताएगा, ठीक है। यानी जिनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऐसी कंडीशन आप एक इलेक्ट्रॉन तो बता नहीं पा रहे यार, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कैसे बता दोगे, क्योंकि वहां पर और भी ज्यादा अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस या अदर बहुत सारी एनर्जी वर्क करेंगी। तो सबसे सिंपलेस्ट कौन है, मेरा हाइड्रोजन एटम होता है, तो इसलिए उसकी बात की गई। या फिर हाइड्रोजन लाइक की बात करेंगे, हाइड्रोजन लाइक का मतलब जैसे कि आपका हो गया कुछ एग्जांपल्स की बात करूं मैं हाइड्रोजन लाइक के लिए, जैसे कि मैं बात करूंगा आप हीलियम +1, ठीक है। जैसे हीलियम है, अगर हीलियम पे एक प्लस चार्ज आ जाए, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हीलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन तो होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना। इसी के अगर बात करूं मैं हीलियम प्लस हो गया, या फिर मेरा हो गया लिथियम +2, या हो गया बेरिलियम +3, इन सब में अगर देखेंगे तो क्या है मेरे पास, हर एक के पास देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आपको 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब क्या कि एटम इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर वो निकाल देगा बाहर अपने सिस्टम से तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी कि इनके कुछ ऐसा डायग्राम होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो देखो हर एक में होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर एक में पाया जाएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, और उसके अलावा हर एक के अंदर क्या न्यूट्रॉन होता ही है। और इसके चारों तरफ क्या होगा, आपका शेल होगा जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा जो चक्कर लगाएगा, बस हर एक के लिए। हालांकि हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर एक के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा। और हमें यही चाहिए क्या, हमें बस इतना चाहिए क्या, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ताकि आप उसकी स्टडी आराम से कर पाओ। ओके, तो ध्यान रखना सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, बोर्स मॉडल किसके लिए अप्लाई होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन एटम है अकेले अपने में एटम, लेकिन ये सब क्या मेरे आयंस है, इसलिए हाइड्रोजन लाइक आयंस मैंने लिखा है। तो वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देखो वर्ड्स पे मैं बहुत फोकस करता हूं हमेशा क्लास में कि वर्ड समझो, क्योंकि एग्जाम में या जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो, चाहे आपका बोर्ड का दे दो, चाहे बाद में अपने जेईई या नीट के एग्जाम दो, तो वो भी वहां पे शब्दों का, वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो पूछा जाता है आपको एग्जैक्टली उसका आंसर देना होता है, इसलिए वर्ड टू वर्ड समझना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, चलिए अब देखो बात करते धीरे धीरे करके कि इसकी क्या क्या पॉस्टुलेट्स थी, क्या क्या बातें इसने बताई थी, क्या क्या बातें इसने मानी थी, एक एक करके हम उसके बारे में जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, और हर एक चीज को डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ एटम कैसा है, एक्जैक्टली वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिक्स है, सवाल है इलेक्ट्रॉन का, तो बहुत ध्यान से देखना और सोचना कि यार किसी साइंटिस्ट ने कितना दिमाग लगाया होगा इस चीज को लेते हुए। तो बहुत अच्छी थ्योरी सर में दी गई थी वाली। तो बोर्स मॉडल की बात करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, पहले आगे यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड
ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। ओके, देखो एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरी, ये दो वर्ड का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। थ्योरी मतलब कि जिस चीज को प्रॉपर्ली लाइक ड्राइव करते हो, बताते हो अच्छे तरीके से, वो थ्योरी है। पोस्टुलेट का मतलब होता है कि जो केवल सोचा गया, जो सोच पे बना है सब कुछ, वो पोस्टुलेट होती है। ओके, ध्यान रखना, थ्योरी मतलब कि जो टेक्निकली प्रूवन की जा चुकी है उस पर कुछ लिखा जाए, वो थ्योरी होती है। लेकिन पोस्टुलेट उसको बोला जाता है कि जब जो चीज केवल सोच पे बनी हुई है, जो सोचा गया है, एग्जैक्टली प्रूवन कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ सोच पे जो बन जाए, सोच पे जो लिखा जाता है, उसको पोस्टुलेट बोला जाता है। ये वर्ड पता होने चाहिए, दोनों के बेसिक डिफरेंस है। मतलब आप कभी वाइवा देते हो और किसी ने पूछ लिया कि भाई आप साइंस के स्टूडेंट, ठीक है, बताओ भाई थ्योरी और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है। कोई अच्छा साइंटिस्ट, कोई अच्छा प्रोफेसर आपसे मिल जाए, अब पूछ ले तो क्या बताओगे कि नहीं हमें तो नहीं आता। ये तो नहीं बोला ना साइंस के स्टूडेंट हो तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। ओके, सो छोटी छोटी बातें बहुत होती हैं, तो हमें को पता रखना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो पोस्टुलेट क्लियर है। ओके, आप देखो क्या क्या बातें से सोची, बहुत ध्यान से देखना। इसने सोचा कि द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। इसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट जो भी आपका सर्कुलर पाथ है, जब चक्कर लगाएगा, जैसे रदरफोर्ड की बात करी, थोड़ा सा उसने वहां से भी उठाया और कुछ अपनी चीजें भी ऐड करी। ध्यान रखना क्या बोला इसने कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो उस पाथ की जो रेडियस है वो फिक्स होती है और उसकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी पाथ में चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी, क्योंकि देखो सिंपल बात है, वो जिस पाथ में चक्कर लगा सर्कुलर पाथ में, उस पाथ की एक फिक्स एनर्जी है। उस पाथ में इलेक्ट्रॉन तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन के पास वो फिक्स एनर्जी होनी चाहिए। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उस पाथ का रेडियस या उसकी एनर्जी क्या है, सब कुछ इक्वल रहती है, फिक्स रहती है, ये बोला। और इस पाथ को क्या बोला, इस पाथ को बोला गया ऑर्बिट्स, या फिर जिनको बोला गया स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट, जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। एंड दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कंसंट्रेटली अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इन्होंने बोला कि हमारे पास जैसे हम जो डायग्राम बनाते हैं ना, ये वाला देखो, हम ये जो डायग्राम बनाते हैं ना, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ये तो मेरा न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों तरफ का इसको सेंटर मानते हुए क्या आप ऐसे सर्कल्स बनाते हो, ठीक है। ये तो सर्कुलर पाथ है, इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया क्या, इन्हीं को बोला गया क्या आपका ऑर्बिट। इनको ऑर्बिट बोला गया, जिसमें क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो सिंपल बात है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है और एक सर्कल के लिए क्या होता है, रेडियस होती है ना। तो उसके सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस। ये पहले वाले सर्कुलर पाथ की, इसकी रेडियस होगी ज्यादा होगी, ये रेडियस दूसरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या रेडियस होगी, पर ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे चक्कर लगाने वाला है, तो देखो ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कहीं पर चक्कर लगा रहा है तो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग लगाएगा। ओके, अगर एनर्जी में चेंज होगा तो क्या होगा, आपके ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो भी बदल जाएगी। ओके, यानी इस चीज को कुछ आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे मान लो दो लोग हैं, अब मान लो एक के पास एनर्जी ज्यादा है, एक के पास एनर्जी कम है ना। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई आपके पास ये आपका ग्राउंड है, जाओ चक्कर लगाओ। अब भाई जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या सोचेगा कि यार मैं कम पाथ में चक्कर लगाऊंगा, मैं छोटा सर्कल में चक्कर लगा लूंगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, वो बड़े वाले सर्कल पर चक्कर लगाने की कोशिश करेगा ताकि उसको ज्यादा अच्छी फिजिक्स बने। सेम चीज इसी सेम तरीके से क्या है, हर जो मतलब पाथ जो है वो किसी बंदे की एनर्जी को डिसाइड कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। मतलब जो बंदा बड़े पाथ में चक्कर लगा पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जो बंदा कम छोटे वाले सर्कल पे, छोटे पाथ पे चक्कर लगाया, उसकी एनर्जी कम भी होगी। ऐसे बोल सकते हैं। ओके, हम अपने अकॉर्डिंग देखने वाले ना चीजें। सेम इसी तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन जहां पर चक्कर लगाने वाला है, उस पाथ की जो एनर्जी होगी वही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी। ओके, ये चीज है। यानी इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में चक्कर लगाए, इसको आप अलग अलग तरीके से भी कह सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में चक्कर लगाएगा उसकी एनर्जी फिक्स है, या इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में चक्कर लगाता है उस पाथ की एनर्जी और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल रहेगी, क्योंकि तभी वो इलेक्ट्रॉन उस पाथ में पाया जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा या कम हो जाती है तो इस पाथ में ना मिल करके ऊपर या नीचे किसी दूसरे पाथ में देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज होती है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स पाथ में चक्कर लगाता है, जिसको आप स्टेशनरी स्टेट्स, अलाउड एनर्जी स्टेट, अलाउड मतलब कि जिन भी एनर्जी स्टेट अलाउ होगी, यानी इन पाथ की जो एनर्जी स्टेट है वो क्या होगी, वो अलाउ करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी वो इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगाएगा, वरना उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। तो ये वाली चीज यहाँ पर आती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ही पॉइंट होता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन की रेडियस, जो आपके पाथ की रेडियस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काफी सारी बातें आ जाती हैं। तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बोर्ड्स की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सोचा गया एग्जैक्टली। और वो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा थोड़ा सोचो, क्योंकि देखो ये पूरा थिंकिंग का फिलॉसफी है सारी। अगर देखो पॉस्टुलेट्स मतलब कि सोच पे जो बना है, तो अगर आप भी कुछ वैसा सोचते हो जैसा कि नील्स बोर ने उस टाइम सोचा होगा, तो आप इस मॉडल को बहुत आराम से कर पाओगे। और ये सोच मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। तो ये तो पहली पार्ट है, क्लियर। अच्छा, आगे क्या है बोला इसने, आगे ये बोला द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ध्यान देना,
नॉर्मली अगर बात करें तो रदरफोर्ड ये बोल रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया तो कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात थी। लेकिन नील्स बोर ने पहले ही बोल दी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा ठीक है, लेकिन वो एनर्जी में चेंज नहीं करेगा, वो टाइम के साथ वो एनर्जी फिक्स रहेगी। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कभी लूज नहीं करेगा ना गेन करेगा, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली। ये बात है तुरंत बोल दिया पहले। ओके, क्या बोला इसने, फिर भी इसने बोला कि हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher energy state to lower energy state. The energy change does not take place in continuous manner. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और यहां से रदरफोर्ड की बहुत अच्छी कमी है वो दूर होती हुई दिख रही है। कैसे, देखो इन्होंने क्या बोला, बहुत ध्यान से डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। तो भाई मेरा प्रोटॉन और ये मेरा न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ क्या है मेरे पास ऑर्बिट है। अब देखो सिंपल बात है, मैं हाइड्रोजन की बात करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन का ही बनाऊंगा यहाँ पे। तो ये रहा मेरा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर इससे देखो हाइड्रोजन के पास मैं मानता हूँ कि एन ये क्या है आपका, ये क्या आपका फर्स्ट आपका स्टेशनरी स्टेट है, ठीक है। ये क्या आपका फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट और ये आपका सेकंड, यानी ये तो क्या फर्स्ट वाला, ठीक है, ये सेकंड उसके हायर वाला, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी क्या फिक्स है। लेकिन अगर मान लो इस एटम को मैं बाहर से एनर्जी देता हूं तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज जरूर हो सकती है, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो एनर्जी फिक्स रहेगी, लेकिन अगर आपने बाहर से एनर्जी दी या कुछ किसी तरीके से आपने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल ली तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो हाँ फिर भी तो जाके इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन में चेंज करेगा, मतलब अपने जो स्टेशनरी स्टेट जहां पर चक्कर लगा रहा है उनमें अपनी पोजीशन में चेंज करता है। कैसे, और वो भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करता, डिसकंटिन्यूअस करता है। कैसे, देखो जैसे इसको मैं जूम करके बनाऊं कुछ ऐसे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो अगर मैं जूम कर दूं इसे, तो जूम करके कुछ ऐसा दिख सकता है आपके पास कि ये तो आपका क्या होगा एन आपका फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, ये तो क्या फर्स्ट स्टेशनरी, ऐसा मतलब स्टेशनरी स्टेट, और इसके ऊपर वाले स्टेशन कौन सा, ये आपकी क्या है सेकंड स्टेशनरी स्टेट, इसने ये बोला, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, मेरा इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई फिलहाल तो इसकी एनर्जी क्या फिक्स है, लेकिन मतलब बाहर से मैं इसको एनर्जी दूं तो अगर एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां से अलग से एनर्जी दी, अलग से आउटसाइड से मैंने एनर्जी दी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा, देखो सिंपल बात है, वही वाली बात कि जैसे दो बंदे चक्कर लगा रहे हैं, दो पाथ है, एक छोटा एक बड़ा। अब पहला जो बंदा है वो क्या कर रहा है, वो छोटे वाले पाथ में चक्कर लगा रहा है। अब उसने क्या किया, चलो भाई उसने थोड़ा सा कुछ खा पी लिया अच्छे तरीके से, खुद पावर आ गई। अब उसने सोचा कि यार अब पावर आएगी तो वो छोटे पाथ में थोड़ी चक्कर लगाएगा। अब उसमें इतनी पावर है कि वो बड़े वाले पाथ में भी चक्कर लगा सकता है, वो वहां पर जाएगा। तो सेम यही हुआ कि इसके पास पावर आ गई इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन छोटे पाथ को छोड़ करके बड़े वाले पाथ यानी कि सेकंड वाला जो आपका स्टेशनरी स्टेट है वहां चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे में क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इस दौरान क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में चला गया, फर्स्ट से सेकंड में चला गया। क्योंकि पता है ऊपर वाले पाथ में अगर देखें तो ज्यादा चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, आप देख सकते हो क्लियरली रेडियस की ज्यादा है, तो यहाँ पर एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना। तो वही चीज है, तो यहाँ यही बोला गया कि हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट when required amount of energy is absorbed, यानी आपको एक्चुअल में इतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस अगर आप दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे से हायर वाले स्टेशनरी स्टेट में चले जाएगा, ये वाली बात थी। लेकिन वही वाली बात है कि देखो अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा, तो वो हायर से लोअर में भी आ सकता है। क्योंकि देखो बात ये, आपको पता है देखो कोई भी बंदा अनस्टेबल तो रहना चाहता नहीं, ठीक है, सिंपल बात है। अब इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी गेन कर ली, काफी सारी एनर्जी उसके पास आ गई, तो वो हायर स्टेज में चला गया। लेकिन ऐसे में क्या होता है, ये नॉर्मली अनस्टेबल रहता है। ये क्या रहता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्योंकि आपको पता है भाई स्टेबिलिटी और जो एनर्जी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। यानी किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल बात है, जैसे आपने देखा बहुत सारी मूवीज में होता है ना, क्या होता है कि जो विलन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेता है, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाता, क्योंकि एनर्जी संभालना आसान काम नहीं होता। इवन और विलन्स में जाता है उसमें फटके मर जाते हैं, बहुत सारा ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पर सेम चीज ऐसी हो जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो वो हायर स्टेट में चला गया, लेकिन ऐसे उसके पास एनर्जी अब नॉर्मल से ज्यादा है और वो नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी नहीं रख सकता, तो इस कंडीशन में वो अनस्टेबल हो जाएगा। और ऐसे में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एमिट करेगा। यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, वापस एनर्जी क्या कर देगा, एमिट कर देगा, और ऐसे में क्या करेगा, हायर से अगेन लोअर स्टेट में आ जाएगा, वापस
अपनी इसी पोजीशन पे वो आ जाता है। और ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में आप देखो, अब देखो ये जो चीज हुई है कि इसने एनर्जी एब्जॉर्व करी और एनर्जी एमिट करी, अब इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। आप सोचो यार, अगर कोई चीज आपने खाई है, अब खाया आपने एंड देन उसको यूज करा आपने, तो बाद में उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप कुछ देर के लिए शांत बैठोगे खाने के बाद। ये ऐसा थोड़ी होता है कि आपने खाना खाया तुरंत आप भागने निकल गए, ऐसा थोड़ी होगा। आपने खाना खाया, एनर्जी आई, थोड़ा आपने फील किया उस एनर्जी को आराम से, एंड देन फिर चलो भागने चलते हैं, अब हम थोड़ा सा रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो वही सेम चीज है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर जा रहा है हायर स्टेट में, लोअर स्टेट में आएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत टाइम इंटरवल लगता है। और उस टाइम इंटरवल की वजह से क्या होता है, आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलता है, वो आपको डिसकंटिन्यूअस मिलता है, कंटिन्यूअस नहीं मिल पाता। तो ये वाली बात यहां पर आती है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्या धीरे धीरे करके अब रदरफोर्ड की कमी को ऐसे ही दूर किया गया था। ओके, तो ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट कही गई थी। ठीक है, सो एनर्जी से रिलेटेड बातें थी जो यहां पर आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां से रदरफोर्ड की कमी भी दूर होती हुई दिख रही है ना। चलिए, इसके बाद क्या बोला गया था, इसके बाद ये बोला गया था आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्या, इसी को आगे ध्यान में रखते हुए क्या बोला गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट when transition occurs between two stationary states that differ, the energy by delta E is given by delta E equals to E2 minus का E1। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे आती है। यानी यहाँ पर ये बोला गया कि देखो, आपको पता है भाई दोनों एनर्जी स्टेट है, दोनों की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। मान लो कि जो पहला वाला स्टेट है उसकी जो एनर्जी वो क्या आपकी E1 है। मान लिया कि जो पहला वाला जो स्टेट है उसकी एनर्जी मान लो यहाँ पे क्या है, वो E1, और दूसरी वाली क्या E2 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा E, और आपको इतने अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, वो अगर मैं इन दोनों की एनर्जी को डिफरेंस कर दूं तो मुझे इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, है ना। यानी कि डेल्टा E जो होगा वो E2 माइनस E1 होगा। ठीक है, और ये वाली बात यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जो भी आपकी रेडिएशन है या जो भी आपके एनर्जी जो रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब किया गया है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वो इन दोनों स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। ये वाली बात यहां पर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखो क्या लिखा है यहाँ पे, E1 E2 आगे यहाँ पे E1 एंड E2 आर द एनर्जीज ऑफ द लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जी स्टेट रेस्पेक्टिवली। यानी कम वाले की तो क्या थी, E1 थी, देखो E1 नीचे लिखा है, और ज्यादा वाले की तो क्या थी, E2 थी, तो वो ऊपर रखा है। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर तक जाएगा, वरना वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने कम एनर्जी दी तो वो बीच में ही रह जाएगा, तो वो ऊपर ही नहीं पहुंच पाएगा, तो वो वापस तुरंत नीचे आ जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखना कि देखो वही वाली बात है ना कि आप अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो एक एक करके पूरी सीढ़ी पर पैर रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी दो सीढ़ियों के बीच में आपने ऐसे ही पैर रख दिया, ऐसा थोड़ी हो पाएगा, है ना, फिर तो गिर जाओगे। तो वही चीज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर उतनी एनर्जी नहीं दी, इनके डिफरेंस जितनी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तक नहीं जा पाएगा। ओके, और वो ऊपर तक नहीं गया तो वो तुरंत की तुरंत नीचे आ जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मान लो। ओके, ये चीज है। एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ये क्या है, इस एक्सप्रेशन को यानी डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, इसको बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल के नाम से जाना भी जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट नाम जो आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं काफी काम आ सकता है आगे जाके। अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन को स्कूल एग्जाम में पूछ ले जाए तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। ओके, एंड डिटेलिंग में अगर मान लो जेईई नीट में अगर डिटेल में पूछ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा कि बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल का फॉर्मूला क्या है बताइए। तो वो क्या होता है, E2 माइनस E1, सिंपल बात, एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला है। ओके, ये चीज यहाँ पर आती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात क्या आती है हमारे पास। अब देखो इन्होंने और भी चीजें बताई। इन्होंने क्या बोला, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। हाँ, देखो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो बोर्ड ने जो फॉर्मुला देते हैं ना अपने पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, 5 स्टार फॉर्मुला मान लो तो आराम से, 5 स्टार फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उन्होंने, बोला कि देखो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है जब वो किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उस ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्वांटाइज रहता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, यानी उन्होंने क्या बोला, थोड़ा और समझो। तो उन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। MVR क्या है, इसको बेसिकली क्या एंगुलर मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। तो MVR जो होता है वो इक्वल टू होता है h/2π का होल मल्टीपल होता है, यानी कि NH/2π। ये वाली बात है। MVR क्या आपका, वो है आपका एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे M V और R क्या क्या होगा, तो देख लो भाई, M ये M ही कह सकता हूं मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या बेसिकली मास है ये। तो M ही क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है वेलोसिटी, एंड R इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। यानी इलेक्ट्रॉन जिस भी आपके रेडियस में चक्कर लगाएगा उसके लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं किसी भी स्टेशनरी स्टेट के लिए तो वो हमेशा h/2π का होल मल्टीपल होना चाहिए। और यहाँ पर n क्या है मेरा, l मेरा कोई भी एक होल नंबर है, l क्या है मेरा, n मेरा एक होल नंबर होगा। यानी कि मेरे पास 1 2 3
4 ऐसे, ठीक है। यानी कि देखो बात ये आ गई थी कि आपसे पूछा गया था, बोर्ड से पूछा गया कि यार आप ये कैसे बता सकते हो कि यार कौन सा ऑर्बिट सही है कौन सा गलत है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बोर्ड ने ये बोली कि देखो हर एक ऑर्बिट नहीं बनेगा, सिर्फ ऑर्बिट वही माने जाएंगे जिनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम वो h/2π का होल मल्टीपल होगा। तो ये चीज, ये कंडीशन ऑर्बिट के लिए रखेगी कि किसी ऑर्बिट को ऑर्बिट कब माना जाएगा। यानी देखो होने को तो अगर देखें यहाँ पे, तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने 2 बनाए, इनके बीच में भी हो सकता था, या देखो और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी थी। यानी पॉसिबिलिटी तो ये भी थी कि मैं यहाँ पर बना लूँ, ठीक है, ये भी एक ऑर्बिट हो सकता था, या फिर यहाँ पर मैंने बना लिया, ये भी क्या एक ऑर्बिट हो सकता है, ठीक है, तो ये भी ऑर्बिट हो सकता था। तो इनको क्यों नहीं माना आपने? तो उन्होंने ये बोला कि भाई इनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का होल मल्टीपल नहीं है, लेकिन जो व्हाइट वाले हैं इनके लिए है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा और इन बीच में या इस खाली जगह पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली बात थी। तो इनके लिए क्या बोला जाएगा? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि MVR इज नॉट इक्वल टू NH/2π, ये वाली बात, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इट मीन्स these orbits will या do not exist, ठीक है। तो ये वाली बात, तो इससे काफी अच्छे पता चला क्या कौन से ऑर्बिट एग्जिस्ट करने चाहिए और कहां नहीं करने चाहिए। ओके, तो ये चीज काफी क्लियर हुई। ओके, तो ये बात यहां पर आ गई आपके MVR क्वेश्चन नंबर 2 से। तो थर्ड एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स which angular momentum is integral multiple of h/2π, ठीक है। ये वाली बात आ गई। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्वांटाइज। जहां पे ध्यान रखना, किसी भी नंबर का होल नंबर का मल्टीपल होता है तो उसका बोला जाए कि ये चीज क्वांटाइज है, मतलब कि फिक्स है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता जा रहा है, नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कुछ टुकड़ों में चलेगा और उसको क्वांटाइज बोला जाता है, ठीक है। तो उसको बोलता है क्वांटाइज होना, ठीक है। जहां पर मल्टीपल आता है, n का मल्टीपल कभी बन जाए तो वो चीज हमेशा क्वांटाइज कर जाए, फिक्स कर जाती है। फिक्स स्टेट्स में ही चीजें चलेंगी, हमेशा कंटिन्यूअस नहीं है कि हर एक नंबर पर करवा दो, नहीं, फिक्स नंबर्स पे ही क्या है आपका कोई भी वैल्यू डिफाइन की जाएगी, ऐसे में उस वैल्यू को क्वांटाइज बोला जाता है। ओके, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइज का मीनिंग क्या होता है। ओके, क्लियर सभी को? चलिए, तो ये सारी बातें थी जो हमारे बोर्ड्स ने कहा था। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें फाइनली क्या क्या कंक्लूजन मिले और कौन कौन से फॉर्मूले नए निकल के आए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें देखो, ध्यान रखना, बोर्ड्स ने अगर देखे तो रदरफोर्ड की बातें कहीं ना कहीं क्लियर करी है। ओके, एंड इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए भी इसने काफी बातें बताई थी, जिसको हम धीरे धीरे करके और देखेंगे भी। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा और जानेंगे अच्छे से भी। ओके, लेकिन पहले कंक्लूजन क्या क्या दिए गए थे, लेकिन इसके बेसिस पे आप और कौन सी बातें निकाल पाए। तो ना देखो काफी सारी चीजें बताई इसने, रेडियस, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इन सब पर भी इसने काफी सारी बातें बताई थी और उनके लिए फॉर्मूले भी दिए। तो काफी अच्छा था ये बात कि देखो इसने क्या करा, सिर्फ पढ़ा नहीं, इसने सोचा, साथ में फॉर्मूला भी दिया था कि आप सोच के बेसिस पे भी इसने फॉर्मूला बना के दिखाया। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट काम किया इसने, कितना शानदार काम किया है। द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन आर नंबर n = 1 2 3, यानी जो हमारी जो स्टेट्स थी उसको क्या कुछ पर्टिकुलर नंबर दिया गया कि जो फर्स्ट स्टेशन इसको बोलेंगे n = 1, सेकंड को बोला जाएगा n = 2 और थर्ड को बोला जाएगा n = 3। और इसी को इसने क्या बोला, इसको इसने नाम दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या है, आप आगे देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलोगे। और इसने भी ये बात बोली थी, यानी कि अगर मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रोटॉन, और क्या मैं हाइड्रोजन की बात करने वाला हूँ फिलहाल के, तो प्रोटॉन ही बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी चारों तरफ क्या है मेरे पास, जो स्टेशनरी स्टेट है जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है इसका बोलो n = 1 बोल दो, इसको बोल दो n = 2 और ये n = 3। इससे क्या है, बेसिकली आप स्टेशनरी स्टेट्स को लिख सकते हो, ठीक है। और n क्या है मेरा, n को बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हालांकि आगे जाके आएगा एक, इसके बाद और मॉडल दिया गया था आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो सबसे लेटेस्ट है आज के टाइम पे जो चल रहा है, तो उसमें भी इसी चीज का आगे यूज भी किया जाएगा। तो बोर्ड्स ने काफी अच्छी बात करी थी, ठीक है। तो पहली बात तो यह थी कि स्टेशनरी स्टेट्स को फिक्स नंबर दिया n = 1 2 3, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। जहां पर क्या मेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा होता है जो कि मेरा n = 1 में चक्कर लगाता है। ओके, ध्यान रखना, यानी हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा मैं यहाँ पे, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो मेरे पास क्या होता है, क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर होगा, वो n = 1 में होगा। ओके, ये पॉइंट है, ठीक है। और ये जो आपकी स्टेट है इसको बुलाया जाएगा ग्राउंड स्टेट, इसको बुलाया जाता है। यानी कि जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जहां मिलता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आपका n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर देखने को मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन की जो कंडीशन होती है इसको बोला जाएगा क्या, ग्राउंड स्टेट। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए n = 1 में होता है ना, तो उसको ग्राउंड स्टेट के नाम से, मतलब कि ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन में क्या हाइड्रोजन के पास जो ओवरऑल जो एनर्जी है वो मिनिमम रहती है। ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट भी इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम
एनर्जी स्टेट के नाम से जो है इसे जाना जाता है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी स्टेट। क्योंकि ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है, मतलब यहाँ पर क्या एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि देखो आपको पता है अगर ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली तो n=1 से हायर स्टेट में चले जाएगा, है ना, तो वो क्या है उसमें तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब वो n=1 में रहेगा, ठीक है, ये बेसिकली ग्राउंड स्टेट्स को कहा जाता है। ओके चलिए अब बात करते हैं आगे इसने और क्या बताया, आगे इसने बताया रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स, यानी कि आपके पास जो भी स्टेशनरी स्टेट्स हैं उनकी रेडियस आप कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए इसने फॉर्मूला दिया। इसने फॉर्मूला क्या दिया, इसने फॉर्मूला दिया कि आर एन इक्वल टू से बताया 0.529 इंटू में n² एंगस्ट्रम, ठीक है, ये बेसिकली क्या था, इसने फॉर्मूला दिया था, ठीक है, ये फॉर्मूला देता आर एन इक्वल टू 0.529 n²/z, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे n क्या है मेरा, n इक्वल टू था मेरे पास क्या 1 2 3 4 जो मेरा क्या है स्टेशनरी स्टेट का नंबर, ये क्या है मेरा स्टेशनरी स्टेट ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और z क्या है मेरा, z बेसिकली मेरा होता है क्या एटॉमिक नंबर। क्योंकि देखो बात ये है कि हमारे पास केवल अगर हाइड्रोजन के लिए बात नहीं हो रही है पे, हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए भी बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूंगा हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं क्या है z की वैल्यू क्या हो गया, मैं z की वैल्यू डिफाइन करूं तो हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, लेकिन मान लो लिथियम प्लस आयन दिया है तो ये हाइड्रोजन लाइक आयन है, मतलब यहाँ पर ये रूल फॉलो होगा, लेकिन लिथियम के लिए बात करेंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाती है, लिथियम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। तो ये चीज है, सॉरी 3 होता है, 3 हो जाएगा 3, ओके। तो इस सेकंड z की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, आपको देखना पड़ेगा एटम कौन सा है, और आपको शेल भी पूछ रहा है, जिस भी स्टेशनरी स्टेट आपको देखना पड़ेगा, जिस भी स्टेशनरी स्टेट की बात की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको n की वैल्यू रखनी है, और आपको एंगस्ट्रम में क्या इसकी वैल्यू मिल जाती है, ओके। तो मतलब आप रेडियस भी बता सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगा रहा होगा उसकी रेडियस क्या हो सकती है, तो ये भी उसने केवल अपनी सोच के बेसिस पर, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए और थोड़ा डाटा थ्योरी के बेसिस पर उसने सब कुछ बताया अच्छी तरीके से, ओके। अच्छा इसके बाद क्या बताया, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ये भी इसने बताया। तो उसने क्या फॉर्मूला दिया, इसने बोला कि जो Vn होता है वो इक्वल होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 8 Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये फॉर्मूला, ये बेसिकली इसने फॉर्मूला देता है Vn के लिए, ओके। तो थोड़ा करेक्ट है सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आती है, अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो यहाँ पे बस आपको 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपको मीटर पर सेकंड में भी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर इसी को मैं मीटर पर सेकंड में लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता था Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर Z/n मीटर पर सेकंड, ये आपका मीटर पर सेकंड में हो गया। तो यूनिट कन्वर्जन है और कुछ नहीं है, सिंपल यूनिट कन्वर्जन। और वही वाली बात, z क्या है मेरा, z है मेरा क्या एटॉमिक नंबर, एंड n क्या है मेरा, n है मेरा क्या 1 2 3 यानी मेरी स्टेशनरी स्टेट का नंबर, ठीक है, SS स्टेशनरी स्टेट्स का नंबर, ओके। तो ये वाली बात है, यानी यहाँ पर आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। और इसके अलावा इसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी के बारे में बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी इन द स्टेशनरी स्टेट्स। तो इसने उसकी एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला दिया था, बहुत शानदार फॉर्मूला दिया था इसने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर आता है आपके लिए। तो वो फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल एनर्जी यानी किसी भी आपके ओवरऑल एटम की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z²/n² और आपका जूल में, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला था कि आपका टोटल एनर्जी का, ठीक है, ये फॉर्मूला। और यहाँ पर यूनिट ध्यान रखना, जूल की यूनिट दी है मैंने, ओके। एंड इसके अलावा देखो इसका एक फॉर्मूला और भी हो सकता है कि TE मतलब टोटल एनर्जी, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहो तो वो भी कर सकते हो, कैसे -13.6 इंटू में Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, जिसमें आप इस तरीके से भी क्या है अपने फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी इसने दिया। इसके अलावा साथ के साथ देखो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है, ये हम जानते हैं, जो कि फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ते हो। तो देखो आपको ये पता है ना कि आपके पास जो भी टोटल एनर्जी होती है वो किसके सम के इक्वल है, वो पोटेंशियल एनर्जी PE यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी KE, ठीक है, K फॉर काइनेटिक, P फॉर पोटेंशियल, इन दोनों की क्या है सम के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इनके बीच में रिलेशन भी होता है, पता है क्या, ये होता है कि जो काइनेटिक टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसका वो डबल होती है किसकी, आपके पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कुछ मत करो, जो भी टोटल एनर्जी है उसका डबल कर दो, तो क्या मिल जाएगी आपको, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, ओके, टोटल एनर्जी का डबल।
एंड अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या, वो टोटल एनर्जी की क्या है, इक्वल होती है, बस इसका साइन अपोजिट होता है, ठीक है। यानी जो टोटल एनर्जी है, ध्यान रखना, वो हमेशा नेगेटिव में निकाली जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में निकाली जाती है, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी का साइन सेम होता है, यहाँ पर सेम साइन है, एंड बस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है, बस ये चीज, ओके। तो ये बात यहाँ पर कही जाती है। और ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बोला, द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। तो ये वाली बात है, यानी जब इलेक्ट्रॉन, जो ओवरऑल जो एटम है उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी, यानी आपके इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है स्पेशली, अगर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिक्स एक जगह पर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन ने जब कोई एनर्जी रिलीज नहीं करी है, कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं किया, एकदम नॉर्मल स्टेट में, तो वो सबसे कम एनर्जी स्टेट बोली जाएगी, जिसको बोला जाएगा, जिसको ग्राउंड स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि यहाँ पर देखो, अभी तक देखे तो हमने रेडियस, वेलोसिटी एंड साथ में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस भी वो उस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो देखो सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, या मैं कह दूं कि इस ऑर्बिट की एनर्जी, दोनों के लिए बात तो एक ही है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा ना जिसके पास जितनी एनर्जी होगी। तो वो वाली चीज यहाँ पर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे रह जाता है, ओके। अब देखो ये जो चीज है इसको हम पूरा समझेंगे थोड़े डायग्राम की मदद से, जिन डायग्राम को बुलाया जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम, ओके। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या होता है और किस तरीके से आप इस डायग्राम को बनाते हो। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अब हम थोड़ी इनकी बात करने वाले हैं, ऐसे डायग्राम जो बेसिकली आपके इस हाइड्रोजन एटम, क्योंकि देखो बात तो वही है ना कि भाई जो बोर्ड्स का जो मॉडल है वो बेसिकली बात करें किस पर अप्लाई किया गया, वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई किया है ना। तो अब उसी के लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे उसके एनर्जी लेवल्स पर, यानी अपने स्टेशनरी स्टेट को दिखाएंगे उसके अंदर, और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाला होता है, रिलीज करने वाला होता है, और क्या क्या उसमें फिनोमेना देखने को मिलते हैं, ओके। तो देखो अगर बात करें, देखो हमारे पास क्या है, सबसे नीचे तो क्या आपका n=1 है, जो कि आपका फर्स्ट जो आपका स्टेशनरी स्टेट है वो आएगा। उसके ऊपर कौन सा आएगा, कुछ डिस्टेंस पर आपका आ जाएगा n=2, यानी आपका सेकंड आपका स्टेशनरी स्टेट। उसके ऊपर कौन सा आएगा, उसके ऊपर आएगा आपका n=3, ठीक है। उसके ऊपर आएगा कौन सा, n=4, और इसी तरीके से n=5। चलो पहले यहाँ पर क्या हमारे पास, मानता हूं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर के स्टेट्स तो लेकिन तब भी रहेंगे ना, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि ऊपर और ऑर्बिट्स नहीं हो सकते, ऑर्बिट्स वहां पे भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। बस नॉर्मली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, यानी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है n=1 में, यानी, और ये जो स्टेट है आपकी जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हो अपना ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। लेकिन जब जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्या करेगा, वो बाहर से आपने इसको एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे बाहर से इस तरीके से एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी, या फिर मैं बोले रेडिएशन भी बोल सकता हूँ, एनर्जी और रेडिएशन अगर दी जाती है, क्योंकि रेडिएशन में क्या एनर्जी तो होती है, और क्या होता है, तो रेडिएशन अगर दी जाती है या एनर्जी दी जाती है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और हायर स्टेट में चले जाएगा। वो जरूरी नहीं कि n=2 में जाए, 3 में जाए, वो किसी में भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसको कितनी अमाउंट की एनर्जी दी गई है। जितनी ज्यादा एनर्जी दी जाएगी उतना ज्यादा एनर्जी गैप ये कवर कर पाएगा और उतना ज्यादा हायर स्टेट में जा पाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और ऐसी कंडीशन में देखो ऊपर के जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो n=2 में जाए, चाहे वो 3 में जाए, चाहे वो 4 में जाए, तो ये जब स्टेट्स हैं उसके ऊपर भी आ सकता है, लाइक n=इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट टॉप मोस्ट पे, ठीक है। तो वहां पर भी वो जा सकता है, लेकिन एकदम बहुत ही ऊपर की स्टेट पे। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनको क्या बुलाता है, इनको बुलाता है एक्साइटेड स्टेट, इनको एक्साइटेड स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, एक्साइटेड स्टेट्स के नाम से, ओके। यानी यहाँ पर हम क्या करने वाले, ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और वो एक्साइटेड स्टेट यानी कि ऊपर वाले जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका एक्साइटेड स्टेट बुलाते हैं, वहां पर वो चला जाएगा। और कौन सी में जाएगा, वो डिपेंड करेगा भाई इसने कितनी एनर्जी गेन करी है, कितनी एनर्जी से एब्सॉर्व करी है, ओके, ये चीज है। अब देखो मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच जाता है, मान लो n=5 में यहाँ पर ये पहुंच जाता है, n=5 में, चलो यहाँ पर मान लो ये पहुंच गया, ठीक है। अब भाई वही वाली बात है कि यहाँ पर ये पहुंच गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे में क्या रहेगा आपका, अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। अब अनस्टेबल रहेगा तो क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करके वापस आएगा। अब देखो रिलीज करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि जो एनर्जी जब वो रिलीज करे तो वो एक ही बार पूरी एनर्जी रिलीज कर दे, तो ऐसे में क्या करेगा, वो डायरेक्टली अपने वापस n=1 में आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है कि टुकड़ों में करे धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको पता है बीच में बहुत सारे क्या आपके पास और भी जगह ऑर्बिटल्स ऑर्बिट्स आने वाले हैं जहां पर ये रुक सकता है। यानी हो सकता है कि पहले से एनर्जी इतनी रिलीज करी, फिर बची कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, फिर यहाँ पर फिर आ गया, इसमें 2 टुकड़ा में आ गया। या फिर मान लो पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आया, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ से पहले यहाँ पर आ जाए
और फिर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी अगर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लो में आएगा तो क्या होगा, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन जो है बन जाते हैं, ठीक है। और इस पिक्चर पे क्या है, आपको अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, ओके। इसमें क्या मिलता है, देखो सिंपल बात है, जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। ओके देखो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है एनर्जी का, है ना। जैसे कि आपका रेनबो है, रेनबो में क्या होता है, कलर्स का स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन कलर्स भी तो क्या होता है, एक लाइट की लाइट है और लाइट के क्या होता है, रेडिएशन, आप लाइट के पास एनर्जी होती है ना। तो रेड कलर की जो लाइट है उसकी एनर्जी अलग होगी, ग्रीन कलर की लाइट की अलग एनर्जी होगी, ब्लू कलर की अलग होगी, व्हाइट कलर की तो वो तो मिक्स कलर हो गया, ठीक है, या ब्लैक का अलग एनर्जी होगा, ठीक है। तो यानी अगर बात करेंगे तो एनर्जी और लाइट एक ही चीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे ऐसे एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा, तो ये जो एमिट जो भी एनर्जी होती है इसी से क्या मिलता है, इसी को जवाब से क्या मिलता है, आपका स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इससे क्या मिलता है, आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। अब वही है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी देगा तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये इससे किसी टुकड़ों में देता है, क्योंकि नॉर्मली में क्या होता है टुकड़ों में ही देता है, और ऐसी कंडीशन में आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना वो आपको डिसकंटिन्यूस मिलता है, कि इलेक्ट्रॉन एक बार में एनर्जी दे ही नहीं रहा है, वो टुकड़ों में एनर्जी देने वाला है, ठीक है। इसलिए क्या मिलता है आपको, डिसकंटिन्यूस यू भी मिलता है। देखो दो तरीके से बोल सकते हो, या तो क्या, या तो ऐसे बोल लो कि भाई इसने एनर्जी एब्जॉर्व करी, अब जो एनर्जी एब्जॉर्व करी और ऊपर से नीचे में टाइम लगेगा कहीं ना कहीं। और टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि इसको और डिटेल में क्या पता चला कि इसने एनर्जी तो एक बार में ले ली, लेकिन देने के टाइम पे क्या हो रहा है कि एक साथ दे नहीं रहा है, ये धीरे धीरे करके टुकड़ों में एनर्जी देगा। तो ऐसे में क्या मिलेगा आपको, डिसकंटिन्यूअस वे में क्या आपको एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो स्पेक्ट्रम से इस पर इफेक्ट पड़ता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आती है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो चीज है इसका तो एक्सप्लेनेशन जो दिया गया था वो दिया गया था थोड़ा सा हमारे रिजबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया था और बताया था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लो एनर्जी स्टेट में, यानी हायर एक्साइटेड स्टेट, हायर जो आपका स्टेट है वहां से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी देने वाला है, ठीक है। तो सवाल है कि भाई किधर से किधर आएगा, यानी n=5 से मान लो n=2 में आया तो कितनी एनर्जी देगा, कितनी अमाउंट में एनर्जी देनी चाहिए इसे। तो ये सब के बारे में कैलकुलेशन थोड़ा सा, मेरे रिजबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, तो उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिजबर्ग, उन्होंने फॉर्मूला दिया था इसकी वेवलेंथ निकालने का। फॉर्मूला क्या था कि 1 लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका RH यानी रिजबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बेसिकली जो था फॉर्मूला दिया गया था रिजबर्ग के द्वारा। ये दिया गया था स्पेशली किसके लिए, मेरे हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला दिया गया था। और इस फॉर्मूले में चाहो तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। ये तो था स्पेशली किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ये किसके लिए, ये है फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि नॉर्मली हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर और एटम्स हाइड्रोजन लाइक के लिए बात करेंगे तो आपको बस थोड़ा सा करेक्शन करना है सेम फॉर्मूले में। क्या कर दोगे, 1/λ इक्वल टू RH इंटू में Z का स्क्वायर कर दो, यानी कि अपना एटॉमिक नंबर का स्क्वायर इंटू में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और n1 n2 आई होप सभी को क्लियर हो गया। n2 मतलब कि आपका हायर स्टेट और n1 यानी कि ग्राउंड स्टेट, ओके ये चीज है, या फिर लोअर स्टेट आप ऐसे ही बोल सकते हो। यदि जनरल वे में कहूं तो आप ऐसे कह सकते हो, n1 n2 फिक्स मत करना, बस ये मान लो कि n2 इज ग्रेटर देन n1, चाहे वो कोई भी। मान लो अगर आपका जैसे इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो 5 से 2 में आता है तो n2 क्या हो जाएगा 5 और n1 क्या हो जाएगा, वो जाएगा 2। यानी जो भी ज्यादा नंबर है वो तो n2 का बड़ा वाला हायर स्टेट, और लोअर एनर्जी स्टेट जो लोअर स्टेट होगी, लोअर स्टेशनरी स्टेट, वो बेसिकली n2 हो जाएगी, ऑटोमेटिक n1 हो जाएगी, ओके। तो ये चीज यहाँ पर आती है, ओके। अगर बात करें यहाँ पे कौन सी चीज क्या तो Z क्या है मेरा, ये है मेरा एटॉमिक नंबर, Z क्या है मेरा एटॉमिक नंबर है, और आज क्या है मेरा RH मेरा रिजबर्ग कांस्टेंट, रिजबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज होती है। अब तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका नंबर नहीं हो, इसका नंबर भी होता है, हर कांस्टेंट का कोई ना कोई नंबर होता है ना। तो RH का नंबर क्या होता है, RH का जो होता है 109677, ये नंबर आप याद कर लेना आराम से, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाती है, ओके। ये बेसिकली क्या है आपका RH का आपका वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये रिजबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, तो लैम्डा क्या है मेरा, यहाँ पे लैम्डा मेरा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है मेरा, वेवलेंथ। और किसकी वेवलेंथ, जो भी एनर्जी रिलीज होने वाली है, जो भी क्या है एनर्जी आपकी रिलीज होगी वो है बेसिकली, ठीक है, उसकी वेवलेंथ, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आती है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने वाला है तो एनर्जी जो होती है वो क्या है, वो लैम्डा या वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ओके। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो उसकी जो वेवलेंथ, देखो भाई ना एनर्जी क्या है, एनर्जी टाइप की लाइट है, और लाइट की बात करेंगे तो लाइट के लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब टर्म्स आते हैं, ओके। सो अगर बात करेंगे हमारे पास उसकी वेवलेंथ ये होती है, ओके। तो इस फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल सकते हो, जिससे कि आपको एक्जैक्टली पता चल जाए कि हाँ किस टाइप की रेडिएशन जो है वो एमिट होने वाली, उसकी एनर्जी क्या होगी या उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो सब आपको पता चलता है। हर एक वेवलेंथ हर एक टाइप की रेडिएशन के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई ये
टाइप का रेडिएशन इसमें रिलीज होने वाला है, एमिट होने वाला है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। ठीक है, अच्छा देखो मैं छोटी सी बात हो समझना कि देखो हमने ये तो बोल दिया कि चलो ठीक है n=1 मैं ग्राउंड स्टेट बोलता हूँ, लेकिन n=2 3 4 हम एक्साइटेड स्टेट तो बोलते हैं, लेकिन इनको भी क्या थोड़ा सा नंबर दे सकते हैं। कैसे? देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक बार अगर एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो वो कहां पर पहुंचेगा? n=2 पे पहुंचेगा सबसे पहले। तो इसको क्या बोला जाएगा? तो n=2 जो है उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ES का मतलब समझ गया ना, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यानी कि n=1 तो क्या है मेरा ग्राउंड स्टेट हो गया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ने एक बार एनर्जी एब्जॉर्व करी, इतनी एनर्जी कि वो फर्स्ट में पहुंच पाए, जस्ट ऊपर वाले में, तो ऊपर वाली स्टेट n=2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहेंगे। इसी प्रकार से मान लो n=3 तक वो पहुंचेगा तो उसको दो बार उसने कहीं ना कहीं एनर्जी ली होगी, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसी प्रकार इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट या इसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यानी ध्यान रखना जो भी आपकी स्टेशनरी स्टेट है उसको n-1 करके आपको एक्साइटेड स्टेट बोलना है। यानी कि अगर मैं कहूं यहाँ पे मान लो क्या है बीच में, यहाँ पे क्या है मेरे पास एक स्टेट है, ये मान लो मैंने बीच में एक स्टेट डाल दी, ये है आपका n एक्साइटेड स्टेट, ये क्या आपकी n स्टेशनरी स्टेट मतलब आपको दे दी मैंने। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया आपको? ये मैंने दे दिया क्या? n स्टेशनरी स्टेट। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? तो इसकी एक्साइटेड स्टेट बोली जाएगी, ये होगी n-1 एक्साइटेड स्टेट। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपका जेई नीट का पार्ट आएगा, थोड़ा सा, हालांकि नीचे वाला पार्ट तो आपका सिंपल ही लाइक स्कूल या बोर्ड लेवल का ही है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट आ गया, ये थोड़ा सा मेरा जेई और नीट की बात हो गई थोड़ी सी, तो वो हम ऐड करते हुए चलेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ भाई कहाँ डिफरेंस आता है सिलेबस में। डिफरेंस क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया लाइक 11th या 12th का सिलेबस ही आता है, जेई नीट में कुछ अलग तो नहीं आता वहाँ पे, तो आपको बता दूं 11th 12th का ही आता है, लेकिन बस थोड़ा सा वहाँ पे डिटेलिंग और ज्यादा करते हैं। तो इसी के अंदर देखो मैंने क्या किया, सिंपल बात को मैंने थोड़ी सी और डिटेलिंग में लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज, तो ये सिंपल बात है, आपको बुक में मिल जाएंगे, आपसे एनसीईआरटी बुक में सब मिलेगा, लेकिन ये जो पार्ट जो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये मेरी थोड़ी डिटेलिंग हो जाती है। ओके, तो ये थोड़ा सा पार्ट मेरे जेईई और नीट में आता है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। क्या सभी को? चलिए अब इसी के मदद से हम थोड़ी सी बात करेंगे क्या मेरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो देखो आपको दिख रहा होगा पे दो टाइप के आपको फोटो दिख रहे हैं। पहले वाले फोटो में क्या आपको जो आपका रेनबो, बेसिकली अब रेनबो कलर्स आपको लगातार देख रहे होंगे। रेनबो में क्या होता है, सारे के सारे कलर्स होते हैं वो लगातार अरेंज होते हैं, एक कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज होते हैं। इसको बोला जाएगा क्या? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे हम? ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहा जाए। स्पेक्ट्रा बोलो, स्पेक्ट्रम बोलो, बात एक है। लेकिन देखो नीचे वाले में क्या हो रहा है, देखो मेरे पास एक कलर मुझे यहां मिल रहा है, एक कलर की स्ट्राइप मुझे यहां मिल गई, एक ग्रीन कलर की स्ट्राइप यहां मिल गई, और कुछ डिस्टेंस के बाद यहां मुझे देखो रेड कलर मिल गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, मुझे लगातार ना मिल करके कुछ स्ट्राइप्स मिल रहे हैं, बीच में क्या केवल ब्लैक आ रहा है, भी ब्लैक का मतलब गैप आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसको बोला जाएगा क्या? डिसकंटिन्यूअस। इसको क्या बोलेंगे? ये जो स्पेक्ट्रा है इसको बोला जाएगा क्या? डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरीके से क्या एक्चुअल में स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो ये क्या? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो ये वाली बात यहां पर आती है। ओके, तो ध्यान रखना कंटिन्यूअस का मतलब एक्चुअल में यही होता है कि वो कंटिन्यूअस वे में आपको कलर्स मिलने चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। अगर आपको ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में या ऐसे स्ट्राइप्स के फॉर्म में ऐसे मिल रहे हैं तो उसको बोला जाएगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लगातार नहीं मिलने वाला स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन में ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है। तो रीजन तो वैसे वही था हमारे पास। रीजन क्या है हमारे पास कि आपके पास एनर्जी का एब्जॉर्व करने के बाद और उसको रिलीज करने के बीच में टाइम गैप लगता है, जिस वजह से कि आपको ऐसा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखो इसको आप एक और वे में बता सकता हूँ तरीके से। कैसे? देखो जैसे कि होता है क्या है, देखो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए, किसी एटम के लिए कैसे निकाला जाता है वो और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तो आपको एक ही में ये चीज क्लियर हो जाएगी। होता है क्या है कि देखो हमारे पास क्या एक सोर्स है, हमारे पास क्या है एक सोर्स। अब सोर्स क्या करेगा? सोर्स देगा आपको एनर्जी, सोर्स आपको एनर्जी देगा, है ना, एनर्जी या फिर बोलो रेडिएशन, वो आपको देगा एनर्जी, और रेडिएशन भी आप इसे बोल सकते हो, तो वो ये देगा। और ये जो रेडिएशन होता है ना, ये क्या करेगा? ये यहाँ पर क्या मालूम, मेरे पास हाइड्रोजन की क्या गैस है, ये क्या मेरे पास एक चैम्बर है, और चैम्बर में क्या मेरे पास, ये क्या मेरा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फिल है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? देखो ध्यान देना, आपके पास ये बात नहीं होती। देखो यहाँ पर मैं मानता हूँ जब ये एनर्जी देगा तो उसमें बहुत टाइप की एनर्जी होगी, बहुत सारी एनर्जी इसके अंदर होगी। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन इसके अंदर होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन देखो जो हाइड्रोजन है ना, वो सभी की सभी या कोई भी एटम सभी की सभी टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को जाने देता है। इस तरीके से होता है, यानी कि ऑल एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कुछ का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ क्या होगा, वो सीधे सीधे निकल जाती है। ठीक है, यानी कि मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस रेडिएशन के अंदर मान लो 3 टाइप की लाइट है। मान लो कौन कौन सी? इसमें रेड है, ब्लू है, और क्या है मेरे पास, और मान लो मेरे पास क्या है, ग्रीन है। ठीक है, मान लो ग्रीन है। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं जब हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे तो जब रेडिएशन से गुजारा जाएगा तो ये सभी के सभी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये कुछ पर्टिकुलर टाइप की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। मान लो कि यहाँ पर इस टाइम पे क्या है, इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी, इसने करी रेड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो रेड जो लाइट है वो तो क्या होगी, वो तो इसके अंदर रह जाएगी और इसके अपार क्या निकल जाएगा, जो रेडिएशन है वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ जो रेडिएशन है वो क्या निकल जाएगा, वो आगे, पर उसके अंदर देखो रेड कलर अब नहीं हो, क्योंकि रेड कलर की जो लाइट थी वो तो हाइड्रोजन गैस ने ले लिया, बची कौन सी मेरी ब्लू एंड क्या बच गया मेरे पास, ग्रीन बच गया। तो ये दो लाइट क्या है इसके पास रह जाएंगी और ये इसने लेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब ऐसी कंडीशन में तो रेड लाइट एब्जॉर्ब करिए तो रेड लाइट को क्या करेगा, एमिट भी करेगा, है ना। तो आपको बाद में जब ये एमिशन करेगा, ठीक है, बाद में ओके, रेडिएशन गुजर जाने के बाद जब इसे एमिशन करवाया जाएगा और जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें कौन सा कलर देखना चाहिए, ऑब्वियसली बात है जो एब्जॉर्ब किया वही कलर देखना चाहिए। तो रेड कलर आपको तब देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक स्पेस जो आया ना, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, ऊपर और भी कलर थे लेकिन उसने और कलर्स को उसने एब्जॉर्व किया ही नहीं, इसने केवल कुछ पर्टिकुलर कलर्स को एब्जॉर्व किया और वही कलर्स आपको यहाँ देखने को मिले। और जो छोटी छोटी स्ट्राइप्स जो मिली हैं वो सिर्फ इसी रीजन से मिली है क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बहुत थोड़े टाइम के लिए वो एब्जॉर्व करता है और तुरंत की तुरंत क्या है, उसे धीरे धीरे से ही पर उसे एमिट कर देता है। तो छोटी छोटी स्ट्राइप्स मिल जाती है, ओके। लेकिन बचे कुछ जगह पर क्या है, वहां पर किसी टाइप का कोई जो भी लाइट थी उसका एब्जॉर्बेंस हुआ ही नहीं है। यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि देखो मेरे पास जो रेडिएशन था उसके अंदर देखो ग्रीन भी था मेरे पास, येलो भी था, लेकिन येलो उसने एब्जॉर्ब किया ही नहीं, वो सीधे सीधे निकल गया, ठीक है। तो यानी कि जिस टाइप की कलर की लाइट का या रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है उसी का ही एमिशन भी होगा और उसी के बेसिस पे क्या है आपको ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, जो भी गैसेज है, जो भी आपके एटम्स हैं, वो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करते हैं, सभी को नहीं करते, जिस रीजन से क्या होता है आपके पास अलग अलग टाइप के स्ट्राइप्स देखने को मिल जाते हैं और कंटिन्यूअस ना मिलकर के आपको एक डिसकंटिन्यूअस वे में स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो ये वाली बात ही जो बेसिकली मेरे बोर्स ने कहा था, इस तरीके से उसने अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जो कि रदरफोर्ड नहीं समझा पाया कि डिसकंटिन्यूअस क्यों आ रहा था, वो इसने समझा दिया, ओके। तो ये था पूरी एक्चुअल थ्योरी और काफी ज्यादा शानदार वे में उसने बताया, प्रॉपर्ली उसने बताया एक एक चीज को करके, और ये प्रॉपर डायग्राम उसने कंपेयर भी करवाया कि भाई ये एमिशन है और ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम है जो मिला है एमिशन के बाद, और ये है बेसिकली स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूअस जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हो रेनबोज के अंदर, ओके। तो ये चीज थी, ओके, और ये कंटिन्यूअस था और ये है आपका डिसकंटिन्यूअस, ये है दोनों का डिफरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। तो दुख की बात है भाई, मैं मानता हूं बोस ने काफी सारी चीजें बता दी है ना, आप सभी को भी मानना तो पड़ेगा यार, बोस ने बातें तो बहुत सारी बताई काफी अच्छे तरीके से। एक एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसकी रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, एवं स्पेक्ट्रम, जहां रदरफोर्ड पूरा फेल हो गया वो इसने काफी तक बताया, लेकिन यहाँ पर फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन तो थी। पहली लिमिटेशन वही थी जो इसने शुरुआत में बोली थी मैंने आपको, क्या कि रदरफोर्ड जो आपका नील्स बोर का जो मॉडल था वो किसके लिए अप्लाई होता है, वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए अप्लाई होता है, लेकिन बचे कुछ का क्या, उनका क्या होगा, तो उनके लिए तो इसका मॉडल अप्लाई नहीं हो पाएगा ना। तो वही इसकी सबसे पहली कमी भी यहीं से निकल के आती है, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी बात हम समझते हैं क्या था। तो द रदरफोर्ड द बोस मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इंप्रूवमेंट ऑफ द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। बिल्कुल सही बात है, पूरा इसने उसको अच्छे से बताया। इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा, यानी आपको जो लाइंस मिल रही थी उसको लाइन स्पेक्ट्रा बोल सकता ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस आयन, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, इन सब के लिए बता पाता है। लेकिन इसकी कमी यहीं से शुरुआत होती है, क्या, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। यानी पहली बात तो क्या आती है, देखो पहली बात तो ये भी आती है कि देखो यहाँ पर हमें ये जो डिटेलिंग मिल रही है ये इसने बहुत अच्छे से नहीं बता पाया, ठीक है। यानी कि इसने बताने की कोशिश तो करी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी क्या फर्दर डिटेलिंग बहुत सारी होती है। लेकिन जो हम आज के टाइम में जो हमारे पास जो मशीन्स हैं वो बता सकते हैं इसकी और डिटेलिंग को भी, लेकिन जो हमारा मॉडल है वो इनको और ज्यादा फर्दर डिटेल और फाइनल वे में नहीं बता सकता। तो ये भी क्या कहीं ना कहीं लाइक इसे काम तो किया लेकिन लाइक इतना नहीं चल पाया, ठीक है, पर कुछ तो किया था, तो मानते तो हैं, ठीक है। दूसरी कमी क्या थी, द मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा किसी के लिए बता नहीं सकता। जैसे हीलियम की बात करेंगे, क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि हीलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अगर बात करेंगे मेरा जो मॉडल है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए चलेगा, और क्या अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसके लिए फेल है, तो नहीं बता पाएगा। Bohr's theory was also unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो बहुत बड़ी बात आ गई है। तो जब मैंने बोला डिटेलिंग देखो यहाँ पर आई। डिटेलिंग ये थी कि जब हमने स्पेक्ट्रम लिया, ठीक है, उस पर टेस्ट करेंगे हम लोग, सही बात है, साइंटिस्ट का काम क्या, कुछ भी आ जाए पहले टेस्टिंग उनको करनी है। तो इन्होंने क्या किया, उस स्पेक्ट्रम पे क्या किया था, उन्होंने उस स्पेक्ट्रम लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड देन उस पर क्या हुआ, उस पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई किया गया, और इन्होंने देखा कि जो स्पेक्ट्रम की जो लाइन्स मिल रही थी वो क्या और फर्दर टूट जाती हैं, ठीक है, जिसको अलग अलग इफेक्ट के नाम से जाना गया।
मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको ज़ीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जब स्प्लिटिंग हुई उसको बोला गया स्टार्क इफेक्ट। तो इनके बारे में बात करें तो ये जो डिटेलिंग थी, ये जो फाइनल डिटेलिंग थी, ये बोर्ड नहीं बता पाया, तो यही बात ऊपर लिखी हुई थी। ओके, अच्छा, फोर्थ क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल बाई केमिकल बॉन्ड्स। यानी हमें पता है कि जो एटम्स के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एटम्स मिलकर के हम जानते हैं कि भाई मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कि वाटर H2 मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए, केमिकल बॉन्ड है, एक टाइप के अट्रैक्शन के भी है, जिसको अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, तो उनके द्वारा क्या है, मिल जाते हैं और आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन इसके बारे में भी अगर बात करेंगे तो मेरा जो मॉडल है वो बेसिकली इनके बारे में नहीं बता पाया, तो ये भी क्या है, इसकी कमी होती है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता। तो भाई इसे काफी सारी चीजें बताई, मैं मानता हूँ, लेकिन कमियां भी रह गई थी। तो ये इसकी क्या है, बेसिकली कुछ लिमिटेशंस थी जो हमारा बोर्स मॉडल नहीं बता पाता था। अब इन जो कमियां थी इनको फिर आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो दिया गया था, फिर उनको दूर किया गया था, इस सारी कमियों को, और एक काफी और अच्छे वे में और एक थोड़ी नई सोच के साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा वर्ड मान लो जैसे कि आपका सभी ने एंटमैन या काफी सारी मूवीज देखी होंगी जहां पे क्वांटम मेनिया वर्ड बहुत आता है ना, जहां पर हम बेसिकली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वही क्या क्वांटम मेनिया जो क्वांटम वर्ल्ड है, हम उस पर देने आने वाले धीरे धीरे करके और देखेंगे कि यहाँ हमारे पास किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही छोटा है वो कैसे एक्जैक्टली पाया जाएगा, और उसके बारे में थोड़ी और बातें। लेकिन बोर्स का मॉडल तो इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने काफी सारी चीजें बताई भी, काफी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी, काफी एक अच्छा एफर्ट था। ओके, चलिए अब इसी के साथ थोड़ा क्विज करके भी देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो क्वेश्चन देखो कोई भी आए, एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको पहला काम क्या, क्वेश्चन पढ़ना, थोड़ा सोचना एंड देन अपना आंसर देना। ओके, तो क्वेश्चन क्या, अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। If the ground state energy for the hydrogen atom is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अगर बात करेंगे, अगर ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए बात की जाए तो n = 1 और हाइड्रोजन के लिए z = 1 अगर रखोगे तो आपको जो फॉर्मूला था -13.6 z² n², तो जो वैल्यू आएगी वो -13.6 आती है। इसकी बेसिकली एनर्जी दे रखी है। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द नेक्स्ट हायर स्टेट, यानी कि n = 1 से n = 2, हायर स्टेट तो वही होगी नेक्स्ट हायर स्टेट, n = 1 तो ग्राउंड स्टेट है, उसके जस्ट ऊपर क्या n = 2, तो वहां पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना तो वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपको वो एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। यानी क्या बोला है आपको बोला क्या है, आपको निकालना है डेल्टा E विच विल इक्वल टू E2 - E1, तो ये चीज आपको निकालनी है। ओके, हालांकि आपको पता है कि किसी भी स्टेट की एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, -13.6 z² n², ये बेसिकली बात है। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है दोनों के लिए, बस आपको दोनों स्टेट के लिए एनर्जी निकाल लो और दोनों के लिए डिफरेंस कर लो, क्या मिल जाएगा आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ट्राई करो एक बार के लिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आराम से एक बार इसको ट्राई करके देख लो। सो आई होप सभी ने ट्राई किया होगा और काफी हद तक पहुंचे होंगे कि आंसर पे तो फॉर्मूला पता है, आपको पता है एक्जेक्टली करना क्या है, तो बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, मुझे बस सेकंड स्टेट की या फर्स्ट स्टेट की बस एनर्जी निकालनी है। ठीक है, सो चलो एनर्जी निकाल लेते हैं, कितना ही मेहनत लगेगी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो E2 की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या मेरे पास -13.6 इंटू में z², हाइड्रोजन के लिए बात करें तो 1 का स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा -13.6 इंटू में 1 एंड डिवाइड बाई 4, तो बस 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, इसमें जब डिवाइड करोगे ना तो इसका आंसर आएगा क्या, 4 से करेगा 3 टाइम्स, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बेसिकली क्या आपकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये तो आपके E2 हो गई। ठीक है, और E1 मुझे ऑलरेडी पता है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ये दे रखी है। ओके, तो मुझे क्या करना है, बस दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो निकाल लो। तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, डेल्टा E, यानी कि मेरा E2 -E1 की बात करें तो E2 क्या है मेरा हायर स्टेट, तो E2 क्या है -3.6, तो क्या हो जाएगा -3.4 एंड माइनस का 13.6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3.4 और माइनस इंटू माइनस प्लस 13.6, और जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अब ये बड़ा है छोटा माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली आपका डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस आना चाहिए, और इतनी एनर्जी जो है अगर आप देते हो उस इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से उसके हायर स्टेट में जो नेक्स्ट हायर स्टेट है n = 2 वहां पर ये पहुंच जाएगा, यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन में जो सेकंड है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, बेसिकली क्या है, आपको अपना क्वेश्चन करना है, तो वही चीज है जो पढ़ा है वही सेम क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले जरूर ध्यान रखने। ओके,
क्लियर सभी को? चलिए इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, बोर्स मॉडल जो नील्स बोर ने दिया था, वो हमने पूरा कंप्लीट किया। काफी सारी बातें इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फायदे बहुत सारे थे, मेरिट्स बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी थी, वो भी हमने देख लिया। और इन लिमिटेशन को हम आगे और दूर करेंगे जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप इसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और मुझे जरूर बताना आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लास, आज का सेशन कैसा लगा। होमवर्क सभी लोग अच्छे से करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि होमवर्क करोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।